स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का मैंने आपको मीनिंग बता दिया था। आज हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, द बेस्ट सिस्टम ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज दैट विच सिक्योर्स द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज फ्रॉम द ऑपरेशन विच इट कंडक्ट्स। डाल्टन क्या कहते हैं कि राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिसमें राज्य अपने कार्य द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति कर सके। कि कोई भी राज्य हो सकता है तो वो क्या कर सके, लोगों से जितना टैक्स लेता है उसी के अकॉर्डिंग वह उन्हें क्या दे, सर्विसेज या गुड्स भी प्रोवाइड करें। यदि वह राज्य ऐसा करेगा तो वो क्या करेगा, अधिकतम संतुष्टि या अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त कर सकता है। तो डाल्टन की इस परिभाषा में बताया गया है कि हम जब भी जो लोग हैं, जो जनता है, उससे टैक्स लें तो टैक्स लेते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो नीड्स हैं, हम जो उसको सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें। उन सर्विसेज जो टैक्स लिया है उससे जनता के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस कर सकें। सिद्धांत के प्रतिपादकों का मत है कि यदि सरकार अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत के अनुसार आय प्राप्त करती है तथा इसी सिद्धांत के अनुसार इस आय को व्यय करती है, तब समाज को अधिक क्या होगा, कल्याण होगा। कि इसी सिद्धांत के जो सामाजिक लाभ का सिद्धांत है उसके द्वारा ही वह क्या करती है, अपनी इनकम अर्न करती है और फिर इनकम को अर्न करने के बाद उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करती है, वो एक्सपेंस करती है। तो उसको क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिलेगा कि होगा। फिर है सिद्धांत की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है, सार्वजनिक व्यय व आय की सीमा। डॉक्टर डाल्टन ने इस सिद्धांत की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की है। राजकीय व्यय प्रत्येक दिशा में उस सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि इस व्यय से उत्पन्न होने वाला संतोष कर से होने वाले असंतोष के बराबर न हो जाए। ये क्या कहते हैं कि जो हमारे राजकीय जो हमारे पब्लिक एक्सपेंस हैं उन्हें हमें तब तक बढ़ाते रहना चाहिए जो हमने पब्लिक के द्वारा टैक्स लिया है और उससे जो लोग क्या हुए, सेटिस्फाइड नहीं हो पाए हैं या अनसेटिस्फाइड हैं, तो तब तक करते रहना चाहिए कि जब तक कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड न हो जाएं। फिर यह सीमा ही राजकीय आय और व्यय में वृद्धि करने की आदर्श सीमा हो सकती है। और जो ये लिमिट है यही क्या हो सकती है, बेस्ट लिमिट हो सकती है। किसके लिए, आय और व्यय में वृद्धि करने के लिए। फिर है प्रत्येक सरकार अनेक प्रकार की आय प्राप्त करती है। कोई भी गवर्नमेंट है वो डिफरेंट टाइप से क्या करती है, इनकम अर्न करती है। जैसे वो टैक्स से कर सकती है या वो लोन से भी कर सकती है। जब सरकार जनता से कर प्राप्त करती है तो समाज पर क्या होता है, उसका भार बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उनमें क्या हो जाती है, एक अनुपयोगिता उत्पन्न हो जाती है। कर प्राप्त करके सरकार अनेक सार्वजनिक कार्यों पर व्यय करती है। क्या करा, गवर्नमेंट ने टैक्स प्राप्त कर लिया, टैक्स प्राप्त करने के पास गवर्नमेंट क्या करती है, उस टैक्स को क्या करती है, बहुत सारे जो पब्लिक के एक्सपेंडिचर होती हैं उन सब पे क्या करती है, वो खर्च कर देती है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जब लगेगा लोगों को कि हाँ गवर्नमेंट भले ही हमसे टैक्स ले रही है बट उस टैक्स को क्या कर रही है, वह हमारे लिए ही हमें ही सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो लोगों को क्या होगा, अच्छा फील होगा। जिसके फलस्वरूप समाज को लाभ प्राप्त होता है, अर्थात उससे क्या होती है, उपयोगिता प्राप्त होती है। सरकार इन दोनों का समायोजन इस प्रकार करने का प्रयत्न करती है कि समाज को मिलने वाली उपयोगिता उसको होने वाली अनुपयोगिता से कम हो। जो समाज को उपयोगिता मिल रही है वो उसकी अनुपयोगिता से क्या होनी चाहिए, कम न हो। अतः अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत हमें यह बताता है कि सामाजिक वास्तविक लाभ तब अधिकतम होगा जबकि सीमांत उपयोगिता उसके सीमांत व्यय के बराबर होगी। देखो, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक टेबल बताई गई है, उसमें भी बताया गया है क्या कि उपयुक्त सिद्धांत में एक उदाहरण से अच्छी तरह समझाया जा सकता है कि हमारे यहाँ पे यूनिट्स हैं कुछ, उसके बाद कर की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न होने वाला त्याग है कि हमने जो भी टैक्स दिया है उसके द्वारा हमने जो सेक्रीफाइस किया है उसके द्वारा हमें जो अनुपयोगिता प्राप्त हुई है वह है। फिर है सार्वजनिक व्यय, जो गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के लिए क्या हुआ, पब्लिक के लिए एक्सपेंस किया गया है, उसकी प्रत्येक इकाई से उत्पन्न होने वाली उपयोगिता के बारे में बताया गया है। और फिर उस अनुपयोगिता और उपयोगिता के द्वारा सामाजिक लाभ क्या हुआ है वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं इस टेबल में। सबसे पहले देखते हैं हम यूनिट जो है हमारी फर्स्ट है, उसमें क्या है, जो कर के द्वारा अनुपयोगिता प्राप्त हुई है वो दो हुई है। ठीक है, कि त्याग जो हमने करा है 2 रेशो में एक तरीके से करा है, 2% हमने त्याग किया है, तथा अनुपयोगिता जो हमें प्राप्त हुई है वह कितनी, और उपयोगिता हमें प्राप्त हुई है 3 है। तो हमारा जो सार्वजनिक लाभ होगा वो 4 हो जाएगा। एक तो इकाई थी और एक ये था, तो कितना हो गया हमारा ये 4।
अब बात करते हैं सेकंड, हम बात करते हैं उसने एक ही इकाई ली, कर की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न होने वाला जो त्याग है वो कितना है 30 है, ठीक है। और सार्वजनिक व्यय की प्रत्येक इकाई से जो उत्पन्न उपयोगिता है वह है 60 है। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारी अनुपयोगिता 30 थी और जो हमारी उपयोगिता 80 थी, हम 80 और जो हमारा कितना हो गया ये 80 प्लस हम क्या करेंगे 60 कर देते हैं इसके द्वारा मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 3 दूनी 6, हमारी जो अनुपयोगिता होगी वो कितनी होगी 60 होगी, ठीक है। और हमारी जो इसमें सार्वजनिक लाभ होगा वो कितना होगा 30 प्लस क्या करेंगे हम 35 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वाली होगी वो उसमें प्लस होती चली जाती है। 80 प्लस 60 माइनस 30 प्लस 55 बराबर कितना होता है 75 का हमें क्या हो रहा है सार्वजनिक लाभ हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट में चलते हैं हम सेकंड में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमारी जो अनुपयोगिता होगी, जो हम त्याग कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं 35 कर रहे हैं, और सार्वजनिक व्यय की प्रत्येक इकाई से जो हमें उत्पन्न हो रहा है उपयोगिता वो कितनी हो रही है हमारी 60 हो रही है। तो हम क्या करेंगे 80 प्लस 60 तो करेंगे, जो हमारी उपयोगिता थी पहले में तो 80 थी, अब जो दूसरे वाला है उसमें 80 प्लस 60 हो रही है। और जो हमारी अनुपयोगिता हो रही है वो कितनी हो रही है 35 और 30 हो रही है। जो फर्स्ट थी और सेकंड थी दोनों को जोड़ देंगे, उसमें से लाइव कर देंगे, तो हमारा सार्वजनिक लाभ कितना हो रहा है हमें 75% हो रहा है। फिर हम बात करते हैं थर्ड में चलते हैं हम, उसमें हमें 40 त्याग की अनुपयोगिता प्राप्त हो रही है और 65 हमें क्या हो रही है उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो हम क्या करेंगे 80 60 प्लस 65 जो तीनों का चलता आ रहा है, 80 60 प्लस 65 प्लस 50 को हम क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे, और हमारे पास फिर जो है 30 35 40 50 को हम इसमें से लेस करा तो हमारे पास कितना आ गया निकल के आ गया 100 आ गया। 80 60 प्लस 65 माइनस कितना होगा 30 35 प्लस 40, तो हमारा निकल के आ गया इसमें कितना ये 100 रुपये का हमें लाभ हो गया। फिर हमारा फोर्थ है उसमें है 30 35 40 50, जो चारों थी उनको प्लस करेंगे, 80 60 65 प्लस 50 को हम प्लस करेंगे, और इसमें से हम इसको लेस करते हैं तो हमारा आता है 105, ठीक है, जो हमारा सार्वजनिक लाभ है। फिर हम देखते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा सार्वजनिक लाभ कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, ये भी हमें चीज़ देखनी है। फिर हम करते हैं 80 60 65 50 40 प्लस, ठीक है, इतना ही हमारा हो गया। इसके बाद हमारा क्या आता है नेक्स्ट 30 35 40 50 55, इनको हम प्लस करते हैं। इनसे जो हमें उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है हमें 90। तो हमें जो सबसे ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हुई है वो हुई है हमें 4 पॉइंट में 105। तो यह हमारा क्या है सबसे ज़्यादा सार्वजनिक लाभ है। फिर हम बात करते हैं कुल सामाजिक लाभ बराबर क्या होता है, कुल उपयोगिता में से कुल त्याग को हम घटा देते हैं। जितनी हमें यूटिलिटी प्राप्त होती है उसमें से हमारा जो टोटल सेक्रीफाइस होता है उसको हम घटाते हैं। जैसे कि टोटल कुल सामाजिक लाभ निकालने के लिए 80 माइनस 30। फिर नेक्स्ट में चले हमने क्या करा 80 60 65 को प्लस करा, ठीक है, उसमें से 30 35 40 को हमने घटा दिया। तो ऐसे ही हमारा फॉर्मूला है, बड़ी सिंपल सी एक टेबल है, जो हमारा लाभ होता है उसमें से हम जो हमारा सेक्रीफाइस होता है उसको हम घटाते चलते हैं। फिर हम बात करते हैं उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि जैसे जैसे कर की इकाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कर की प्रत्येक इकाई का समाज पर अधिक बोझ होता जा रहा है। कर की प्रत्येक इकाई का समाज पर अधिक बोझ होता जा रहा है, अतः सीमांत त्याग क्रमशः बढ़ता जा रहा है। जो हमारा सेक्रीफाइस है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर सार्वजनिक व्यय की प्रति अतिरिक्त इकाई से समाज के लिए उपयोगिता पहले की अपेक्षा कम होती जा रही है। जो हमारी यूटिलिटी थी वो क्या होती जा रही है, हमें कम होती जा रही है। अतः इस उदाहरण में चौथी इकाई के बाद सरकार कर नहीं लगाएगी, क्योंकि यहाँ पर सीमांत उत्पादकता सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया हमारी दोनों चीज़ें हमारी बराबर हो जाती हैं, तो यहाँ पे हमें टैक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सार्वजनिक लाभ अधिकतम जो मिल रहा है, मैंने आपको बताया था कि जो 105 है वो आपका क्या है सबसे ज़्यादा सार्वजनिक लाभ आपको मिल रहा है। चौथी इकाई के पूर्व या उसके बाद आय व्यय घटाने बढ़ाने में सार्वजनिक संतुष्टि की बचत घटकर क्रम से 100 व 90 हो जाती है। जो हमारी बचत है वो क्या होती है 100 और 90 हो जाती है। अतः सरकार अपने प्रत्येक कार्य उस सीमा तक प्रसारित करे जहां उस कार्य से प्राप्त होने वाली सीमांत सामाजिक लाभ उसकी सीमांत सामाजिक लागत के बराबर हो जाए। यही सार्वजनिक वित्त की सीमा है और सार्वजनिक व्यय का एक आदर्शम स्तर भी माना जाता है। इसमें जैसे कि हम देखते हैं कि हमें क्या होगा अपने टैक्स को तब तक बढ़ाना है जब तक कि हमें इससे जो सेटिस्फिकेशन मिल रहा है वो क्या हो बराबर ना हो जाए। यदि वो दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी तो हमारा जो लेवल है टैक्स का वो सही हो जाएगा। डाल्टन ने इसके लिए फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है।
कि जो हमारा कुल सामाजिक लाभ होता है, कुल सामाजिक लाभ किसके बराबर होता है, कुल उपयोगिता में से यदि हम कुल त्याग को घटा देते हैं तो हमारा क्या होता है, सामाजिक लाभ मिलता है। जैसे कि इस टेबल में बताया गया है, आपको 6 यूनिट्स दी गई हैं, उनसे उत्पन्न होने वाली कुछ अनुपयोगिता दी गई है कि जब हम टैक्स देते हैं तो उसके द्वारा हमारा जो सेक्रीफाइस होता है वो क्या होता है। उसके बाद हमें सार्वजनिक व्यय की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न होने वाली हमें उपयोगिता प्राप्त हुई है, और हम इस उपयोगिता में से क्या करते हैं, जो हमारा सेक्रीफाइस है उसको लेस कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है टोटल जो हमारा है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज निकल के आ जाता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।